नमस्कार। सिविल सर्विसेज क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने जो अभी तक वीडियो बनाई थी वो इतिहास के उन श्रृंखलाओं पर बनाई थी जिससे इतिहास प्रारंभ होता है, अर्थात इतिहास क्या है, इतिहास के कौन कौन से स्कूल हैं, ठीक है। और इन्हीं को लेकर के हमने पिछला 4 वीडियो बनाया था। अगला वीडियो जो है हमारा आज का, वो कक्षा में बनाया जा रहा है। चूँकि कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं इन्हीं विषयों को, तो उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि भारत का नाम क्या है, इतिहास में भारत के नाम कैसे पड़े और कितने नाम हैं भारत के और कौन कौन से नाम हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम जानें तो ऐसी मान्यता है विद्वानों के अनुसार कि भारत जो है वो भारत के कुल 16 नाम हैं, यानी 16 नाम भारत के प्रचारित प्रसारित किए जाते हैं। और माना जाता है कि ये सभी नाम किसी न किसी रूप से प्रासंगिक हैं, घटनाओं से जुड़े हुए हैं, इतिहास से जुड़े हुए हैं, हमारे अतीत से जुड़े हुए हैं। तो ये जो 16 नाम हैं, इन्हीं नामों के विषय में आज हम एक एक करके देखेंगे। स्पष्ट है कि इन 16 नामों में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी पूरी ऐतिहासिकता है और शेष नाम हमारे कथा कहानियों या फिर इतिहास के परंपरागत साहित्यों से उभरकर सामने आए हैं। हमने जब अपने अध्ययन के दौरान या फिर इतिहास के अध्ययन के दौरान गुरुदेव A.C. झा सर से इस पर मार्गदर्शन लिया था, तो उन्होंने बताया कि नामाकरण जो होते हैं उसको 2 भाग में बांटा जाए। एक, क्या उस नाम के ऐतिहासिक प्रमाण साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों हैं या दोनों में से कोई एक है, तो आप उन्हें शामिल करें, और नहीं तो फिर उन नामों को इतिहास की कक्षा में शामिल नहीं करें। और इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए इतिहास की कक्षाओं में उन्हीं नामों का जिक्र करेंगे जिनका वर्णन कहीं ना कहीं है। तो सबसे पहला जो नाम है और सबसे प्राचीनतम नाम है अपने देश भारत का, वह भारत ही है। इसके पीछे 2 तर्क दिया गया है कि 2 परंपराएं हैं कैसे भारत नाम पड़ा। सबसे पहला उल्लेख भारत का ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में एक कबीला था जिसे जन कहा जाता था, भरत जन, और ये भरत जन के इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास में भारत का सबसे पहला उल्लेख नाम का ऋग्वेद में आया है, साहित्यिक स्रोतों में। वहीं जैन धर्म इस बात को नहीं मानता है, तथा जैन धर्म कहता है कि चूंकि ऋषभदेव उनके सबसे पहले तीर्थंकर हुए, तो ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए और उन्हीं में से जो सबसे बड़ा पुत्र था भरत, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो उनकी अपनी मान्यता है, हालांकि इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते हैं और वे इसे ही मानते हैं कि राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला से उत्पन्न संतान भरत ही के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। और भारत इसीलिए भी पड़ा चूंकि भरत ने जिन क्षेत्रों को जीता या जिन क्षेत्रों को मिला करके एक अखंड भारत बनाया, उसी का नाम भारत पड़ा। यहाँ पर एक और नाम उभर करके सामने आ जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत का नाम भारत खंड भी था। तो ये भी जान लेना आवश्यक है कि भरत ने ही, राजा भरत ने ही पूरे पृथ्वी को, अर्थात उनके द्वारा विजित क्षेत्रों को 9 खंडों में बांटा, या उन्होंने पूरे पृथ्वी को बताया कि ये 9 खंडों में बटा हुआ है और इन्हीं में से एक खंड भारत खंड है। तो आप जब साहित्यों में देखेंगे तो कई जगह भारत खंड नाम से प्रचलित है। जैसे हिंदू पूजा पर्व में भारत खंडे, भारतवर्षे भारत खंडे भी कहीं कहीं उल्लेख कर लिया जाता है। खैर, तो पहला नाम जो है ये भारत, इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। अच्छा, ऋग्वेद के साथ साथ हम अगर देखें तो ऋग्वेद के साथ साथ इसका उल्लेख जो है वो आपको एक जगह और है, वह है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। खारवेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख, जो उसने उदयगिरी की पहाड़ी में गुदवाए हैं, वर्तमान भुवनेश्वर के निकट है, उसी में
उसने उत्तर भारत के लिए, विशेषकर गंगा के मैदानों के लिए इस नाम का प्रयोग किया है। तो इस आधार पर भी यह प्रमाणित होता है कि यह नाम कहीं ना कहीं उस दौर में प्रचलित था, और प्रचलित इस मामले में भी था कि ये नाम भरत जन के नाम पर पड़ा, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसी नाम का उपयोग किया जा रहा था। हालांकि खारवेल ने अपनी भूमि को भारत जन नहीं घोषित किया, उसने उत्तर के गंगा के मैदानों को भारत घोषित किया है। तो लेकिन फिर भी उस समय के अन्य साहित्यों को देखें तो हम पाते हैं कि पूरे भारत अर्थात कन्याकुमारी से दक्षिण में, उत्तर में काश्मीर तक के पूरे क्षेत्र भारत कहलाते थे। तो भारत का पहला नाम भारत, जिसके दो उल्लेख हैं, एक ऋग्वेद में और दूसरा खारवेल के अभिलेख में। अब हम आते हैं भारत का दूसरा नाम, जो उस दौर में सर्वाधिक प्रचलित था, और यह बड़ा प्राचीनतम नाम है। यह नाम है इंडिया। दरअसल इंडिया नाम जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्रेरित है। और इंडिका से कैसे प्रेरित है, तो जब यूनानी भारत आए मेगास्थनीज के साथ या फिर सिकंदर के साथ, चूंकि मेगास्थनीज एक विद्वान थे और वो सिकंदर के ही समकालीन थे, सिकंदर के साथ आए थे और सेल्यूकस निकेटर के दरबार में चले गए थे। सेल्यूकस निकेटर उनका सेनापति था सिकंदर का, और उन्हीं के दरबार में चले गए थे। तो उन्होंने एक नामकरण किया। सिंधु नदी जो थी, इस नदी का नाम उसने इंडस बताया। और इंडस क्यों बताया, तो सिंधु को यूनानी भाषा में इंडस कहा गया, तो इंडस के आसपास का इलाका दैट इज इंडिया। और इसी पर उसने अपनी पुस्तक लिखी इंडिया के बारे में, दैट इज इंडिका। तो इंडिया के बारे में जो उन्होंने लिखा वो इंडिका में लिखा। दुर्भाग्यवश मूल इंडिका हमें प्राप्त नहीं हुई है, और उस काल के जितने भी ग्रंथ हैं उसी के तुलना के आधार पर हम इंडिका का खाका एक बनाते हैं, जिसमें एरियन की इंडिका है, जस्टिन का एपिटोम है, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री है, स्ट्रैबो का ज्योग्राफिया है। ये सारी किताबें हम मिला करके इंडिका को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये नाम जो है वो इंडिया, वो सबसे पहले आया यूनानियों की पुस्तकों में। और जब अंग्रेज भारत में आए तो 1858 के चार्टर में उन्होंने इंडिया नाम का उल्लेख कर दिया। ठीक है, इंडिया नाम का उल्लेख कर दिया 1858 के चार्टर में, तब से भारत इंडिया बना। और जब हमारा संविधान बना तो संविधान के पहले ही अनुच्छेद में भारत का नामकरण किया गया। वो क्या था, इंडिया दैट इज भारत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा जो प्रसिद्ध नाम है वो आर्यावर्त नाम है। आर्यावर्त शब्द का पहला उल्लेख हमें मनुस्मृति में मिलता है साहित्यों में। और साहित्यिक स्रोतों की बात की जाए, जबकि पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए, तो पुरातात्विक स्रोतों में आर्यावर्त का उल्लेख हमें पहली बार समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और आर्यावर्त नाम का उल्लेख उस समय, उस दौर में नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्रों के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय उस भारतीय भूभाग को 3 भागों में बांटा गया था। पहला आर्यावर्त हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक, दूसरा दक्षिणावर्त, ये नर्मदा नदी से लेकर के कृष्णा नदी तक का इलाका था। फिर तमिल प्रदेश कृष्णा नदी के बाद का, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं कावेरी नदी तक इसको ले लीजिए। अलग अलग मत हैं, इसमें थोड़ा सा विवाद है, लेकिन हम मान ले सीधे सीधे तौर पर कि आर्यावर्त नाम का उल्लेख पहली बार साहित्यों में मनुस्मृति में, और दूसरा जो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्रोत है वो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हरिसेन ने लिखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सबसे प्रचलित नाम है, तीसरा नाम तो ये हुआ आर्यावर्त, पहला भारत, दूसरा इंडिया और तीसरा आर्यावर्त। चौथा जो प्रचलित नाम है वो भारत का है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप नाम क्यों पड़ा, तो भारत जो है वो
जामुनों का देश है, ऐसा कुरान शरीफ में भी आया है। इसी तरह का वर्णन आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के लिखे गए किताबों में भी बताया जाएगा कि भारत जो है, पूरी पृथ्वी जो है वो 9 खंड और 7 द्वीपों में बटा हुआ है। इसमें एक द्वीप जम्बू द्वीप है जो कि भारत है। और कुछ इसी से जुड़ा हुआ एक और उसी समय का जो है, जो वेद से भी मिलता जुलता है, वो नाम आता है हिमवंत। भारत का नाम हिमवंत भी, हालांकि हिमवंत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, जम्बू द्वीप इसीलिए प्रचलित हो गया क्योंकि ये बाद में चल करके इसको मान्यता भी मिल गई, धार्मिक मान्यता भी मिल गई, और हम अपने पूजा पाठ या हिंदू संस्कारों में इस नाम का उल्लेख करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस नाम का उल्लेख कुरान शरीफ में भी है, उस पवित्र ग्रंथ में, यानी इस्लाम के पवित्र ग्रंथ में भी इस नाम का उल्लेख है। तो एक नाम आर्यावर्त के बाद जो आया जम्बूद्वीप, वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। कुछ और छोटे छोटे नाम हैं जो अलग अलग जगहों से लिए गए हैं, जैसे मेलुहा। मेलुहा ये दरअसल सिंधु घाटी के समकालीन एक सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत का नाम मेलुहा भी था। चलिए इसे भी स्वीकार करते हैं, चूंकि वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में आई है और वहाँ की लिपि पढ़ी जा चुकी है। एक और बड़ा रोचक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नाम था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने लिए क्या नाम रखते थे। बाद के इतिहासकारों ने इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा, तो या सप्तर्षि प्रदेश कहा, कुछ बाद के विद्वानों ने। तो ये नाम बड़ा प्रचलित हुआ कि भारत का एक नाम सप्त सैंधव प्रदेश भी है या सप्त सैंधव भी है, ये नाम भी बड़ा प्रचलित हुआ। लेकिन मेलुहा नाम का ओरिजिन देखें तो वो मेसोपोटामिया अर्थात इराक के आसपास जो उस समय की सभ्यता थी उससे आई है। हम लोग जब चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कैलेंडर के बारे में, पंचांग या कालदर्शक के बारे में, तो इस विषय को फिर वहाँ उठाएंगे और गौर से देखेंगे कि कैसे कैसे आया ये नाम मेलुहा भारत में प्रचलित हुआ। भारत के संदर्भ में एक और नाम बड़ा ये है, हिंदुस्तान। दरअसल ये फारसी भाषा से लिया गया शब्द है, और फारसी भाषा में, प्राचीन फारसी भाषा में अक्सर सौ का उच्चारण ह में होता था। तो ये जो नदी थी सिंधु, इसका वो नाम हिंदू के रूप में करते थे। हालांकि कुछ साहित्य बताते हैं कि हिंदू का अर्थ वह है जिस पर शासन किया जाए। तो दोनों ही बातें उठती रहती है, इतिहासकारों के बीच इस विषय पर भी थोड़े बहुत मतभेद हैं। लेकिन हम मान लें कि सिंधु को वे लोग हिंदू कहते थे, और हिंदू अर्थात सिंध या हिंद, हिंद के आसपास का इलाका हिंदुस्तान, यानी सीधे सीधे अर्थों में कहा जाए तो हिंद के आसपास का इलाका हिंदुस्तान। अमीर खुसरो की रचनाएं देखेंगे तो हिंदुस्तान के लिए हिंदवी शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, या हैंदव शब्दों का प्रयोग किया है। अलग अलग नाम वो लोग उच्चारण करते हैं। तो लेकिन ये नाम जो है वो फारसी भाषा से आया है और अमीर खुसरो के काल से प्रचलित हुआ है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान भी एक भारत का नाम है जो बहुत पुराना नाम नहीं है, बल्कि मध्यकाल, प्रारंभिक मध्यकाल से ही प्रचलित हुआ है ये नाम। एक और नाम जो भारत के संदर्भ में दिया जाता है वो भारतजन्य, ठीक है, ये भी नाम प्रचलित है, लेकिन ये उतना प्रासंगिक नहीं है। तो मोटे तौर पर हम गणना करें तो मोटे तौर पर देखें तो सबसे जो प्राचीनतम नाम है वो भारत है। उसके बाद अगर दूसरे नाम का प्रचलन या उल्लेख सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मिलता है इंडिया का, फिर आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, मेलुहा शब्द का भी उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में प्रचलित कौन कौन से पंचांग हैं, और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि
पूरी दुनिया में जो प्रचलित पंचांग हैं उनमें भारत के पंचांग का कहाँ स्थान है। चूँकि थोड़ी बहुत अब इतिहासकारों के बीच इस विषय में बातचीत होने लगी है कि प्राचीनतम पंचांग है कौन, कैलेंडर या कालदर्शक है कौन सा, और किसकी गणना किस आधार पर की जाती है। तो वो थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा और उसमें आप जानेंगे कि हमारे यहाँ कितने तरह के पंचांग चलते थे, दुनिया में किस किस तरह के पंचांग थे और उन पंचांगों का क्या क्या महत्व है। आज के लिए बस धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।